हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे 30 मिनट्स के अंदर पूरे चैप्टर का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का पूरा पूरा रिव्यू। और पूरी तरह शुरू से अंत तक वीडियो ध्यान से देखिएगा जिससे कोई भी चीज मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स इन 30 मिनट्स। और जो कुछ बच्चे चाहते हैं कि इसका पीडीएफ मिल जाए उनको, तो पीडीएफ के लिए आप डाउनलोड कर लीजिए अरविंद एकेडमी ऐप, जैसा आपको दिख रहा है। उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको फ्री पीडीएफ के कोर्स दिखेंगे। और इसका जो प्राइस मैंने काफी हाई कर दिया जिससे गलती से कोई बच्चा खरीद ना ले। इसके अंदर सारी जो पीडीएफ्स हैं वो फ्री हैं, उसको डाउनलोड कर लीजिए, अपने काम के लिए इस्तेमाल करते रहिएगा। अरविंद एकेडमी ऐप डाउनलोड करके आप ले सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल, इसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा बेटा, क्योंकि यहां पर मैं आपको अपडेट्स देता रहता हूं जो आपके एग्जामिनेशन में बदलाव होते रहते हैं। और आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये देखिए न्यूमेरिकल्स के लिए 12th संपूर्ण है। 12th संपूर्ण जो कोर्स है न्यूमेरिकल्स पे फोकस करता है। इसमें 10 साल के पीवाईक्यू वीडियो आपको मिलते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जांपल्स मिलता है, यानी न्यूमेरिकल्स की छुट्टी। तो 12th संपूर्ण न्यूमेरिकल्स के लिए छुट्टी कर देता है। साथ में कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो 24 मार्क्स के आते हैं, तो उसको कवर करने के लिए एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग और केस स्टडी सब के सब वीडियो फॉर्मेट में इसके अंदर अवेलेबल है। 24 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। और अब तो ये डेरिवेशंस का भी मैंने कोर्स बना दिया है, डेरिवेशंस की छुट्टी, यानी पूरे सिलेबस के 130 डेरिवेशंस मैंने यहां करके दिखाए हुए हैं। आप उसको वीडियो सॉल्यूशंस है, वीडियो है, और साथ में प्रिंटेबल नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, यानी रिवाइज करने के लिए बार बार वीडियो नहीं देखना है, आप उसी से रिवीजन कर सकते हैं। और ये तीनों कोर्स यानी 12th संपूर्ण कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और डेरिवेशन वाला कोर्स आप ले लेते हैं तो ये पूरा पेपर कवर हो जाता है। तो जो भी कोर्स आपके लिए सुटेबल है वो आप ले सकते हैं। और कई बच्चों को लगता है क्योंकि पेपर में तो न्यूमेरिकल्स भी आएंगे और साथ में कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और डेरिवेशन, तो तीनों कोर्स लेना चाहते हैं, तो इन तीनों को अलग अलग लेने की बजाय आप क्या करिए, द्रोणा 2.0 ले लीजिए। द्रोणा 2.0 इसके अंदर देखिए, तो ये जो तीनों कोर्स मैंने बताए वो तो इसके अंदर है ही, इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज वर्कशीट और फुल वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, यानी वो तीनों कोर्स के साथ एडिशनल बेनिफिट आपको हो जाएगा द्रोणा 2.0 में। तो द्रोणा 2.0 में इसमें सब कुछ है। जो बच्चे द्रोणा 2.0 लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां द्रोणा 2.0 दिखेगा, तो द्रोणा 2.0 को लेकर अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है उसको करते हैं शुरू, यानी पढ़ाई। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करते हैं, तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी उसका आंतरिक गुण होता है। जैसे कि मिठाई मीठी होती है तो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मिठास है, तो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मैटर का होता है, पार्टिकल का होता है, और स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। जो फंडामेंटल या जो सबसे छोटा चार्ज हमारी पढ़ाई के लिए 12th क्लास में चालू रहता है वो होता है इलेक्ट्रॉन पे पाया जाने वाला चार्ज, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव, टू टाइप के चार्ज होते हैं, प्लस और माइनस, जैसा आप जानते हैं, प्लस और माइनस। उसके अलावा लाइक चार्जेस रिपल करते हैं, क्या फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। जो एक जैसे चार्ज है यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस, वो आपस में रिपल करेंगे। अनलाइक जो चार्ज होते हैं यानी प्लस और माइनस, वो रिपल्शन अट्रैक्शन दिखाते हैं, तो वो अट्रैक्ट करते हैं आपस में। तो यहां पर मैंने फोटो बना दी, तो बड़ी बेसिक सी बात है, प्लस प्लस है तो रिपल्शन कर रहे हैं, और प्लस और माइनस है तो आपस में अट्रैक्शन कर रहे हैं, जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं। आगे की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे आपको बड़ा सवाल पूछे जाते हैं कि अगर कोई पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, यानी उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, तो उसका मास बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आएंगे, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इस वजह से पार्टिकल अगर नेगेटिवली चार्ज होता है तो मास बढ़ जाएगा। और अगर पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन इसको छोड़कर निकल गया है, जब इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल गया है तो उसका मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस पे सवाल बनते हैं कि मास अगर नेगेटिवली चार्ज है तो मास क्या होगा, तो नेगेटिवली चार्ज है तो मास ज्यादा हो जाएगा, और पॉजिटिवली चार्ज है तो मास घट जाएगा। बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज की बात करें तो तीन बेसिक प्रॉपर्टी होती है चार्जेस की, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आइए देख लेते हैं इन तीनों का मतलब क्या है। एडिटिविटी का मतलब है कि चार्जेस को का एल्जेब्रिक सम किया जा सकता है। एल्जेब्रिक सम का मतलब विद साइन, यानी एक बॉडी के अंदर ये प्लस Q1 प्लस Q2 और माइनस Q3 अगर चार्ज है और आपसे बोला जाए कि टोटल चार्ज बताइए, तो विद साइन आप Q टोटल चार्ज पे क्या करेंगे, देखिए विद साइन प्लस Q1 प्लस Q2 क्योंकि प्लस था और एक माइनस Q3, तो ये विद साइन आपने जोड़ दिया है। तो जब एल्जेब्रिक सम ले लेते हैं तो वो आपको मिल जाता है कौन सी, एडिटिविटी वाली प्रॉपर्टी में। तो चार्जेस हमेशा विद साइन जोड़े जाते हैं। दूसरी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जब भी चार्ज का लेन देन होता है, चार्ज किसी को देते हैं या लेते हैं, तो जितना फंडामेंटल चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे पाए जाने वाला जो चार्ज है
उसी के मैग्नीट्यूड के बराबर या उसके इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट मैग्नीट्यूड, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, दो इलेक्ट्रॉन के बराबर, चार इलेक्ट्रॉन के बराबर, 10 20 30 इलेक्ट्रॉन के बराबर आप चार्ज ले सकते हैं या दे सकते हैं। आधा इलेक्ट्रॉन, पौन इलेक्ट्रॉन, 1.25 इलेक्ट्रॉन, 1.6 इलेक्ट्रॉन नहीं दिया जा सकता। तो Q इज इक्वल टू NE, इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और N की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, उसको देखते हुए प्लस माइनस लिख दिया गया है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर नेट चार्ज की बात ध्यान रखिएगा। जो नेट चार्ज होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज वो ना तो क्रिएट कर सकते हैं आप, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, नेट चार्ज ना आप पैदा कर पाएंगे ना डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। आगे बात करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो ये मेथड ऑफ चार्जिंग में एक फ्रिक्शन से चार्ज करते हैं। फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि कोई भी चीज ले ली आपने जिस पे चार्ज होने की गुंजाइश है, और एक चीज पे रब कर दिया, रगड़ दिया। तो जब आप रगड़ देंगे तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन इससे इसमें चले जाएंगे, या हो सकता है इसमें से इसमें आ जाएं। तो ये फ्रिक्शन की वजह से बॉडी चार्ज हो जाएगी। अगर उसको, इस पेन को मैंने रगड़ा है अपनी जैकेट पर, तो इलेक्ट्रॉन अगर चले गए तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इस रगड़ने या फ्रिक्शन की वजह से जो चार्जिंग हो रही है इस बॉडी पर या इस बॉडी पर, उसे हम फ्रिक्शन वाला चार्ज बोलते हैं। दूसरी होती कंडक्शन, यानी किसी भी बॉडी को टच कराकर। एक मेटल ले लिया आपने, एक मेटल का स्फीयर लिया, प्लस है और दूसरा न्यूट्रल है, सपोज करिए, इसको इससे टच कर दिया, तो टच कर देंगे और दोनों आइडेंटिकल हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी ये बॉडी भी चार्ज ले लेगी। तो ये छुआने की वजह से, जब हम टच कर देते हैं, कंडक्शन की वजह से। इंडक्शन की वजह से कैसे चार्जिंग करते हैं कोर्स में नहीं है। इंडक्शन में क्या किया करते थे कि अगर हम प्लस ले रहे हैं और ये न्यूट्रल लाते हैं, टच नहीं कराते हैं, तो यहां पे पोलराइजेशन हो जाता है, प्लस की तरफ माइनस चार्ज और प्लस की और दूर प्लस चार्ज। और इसको अगर आप धरती से कनेक्ट कर देंगे तो ये प्लस वाला चला जाएगा, या इलेक्ट्रॉन यहां से आके न्यूट्रलाइज कर देंगे तो ये बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ये इंडक्शन वाला मेथड है। तो तीनों मेथड ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। उसके बाद कूलाम्स लॉ, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। ये क्या बताता है कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो यहां दो पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 Q2, बीच में इनका डिस्टेंस R है, और जो फोर्स लगेगा वो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² के बराबर होता है। ये मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है। और यहां पर ये जो 1/4πε0 है बेटा, ये क्या है, ये कूलाम्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर C माइनस पावर -2 ये होती है। और यहां पे एक एप्सिलॉन नॉट क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। इसको याद कर लीजिएगा, कई जगह याद होगा, इस्तेमाल होगा। जो कूलाम्स लॉ होता है, ये ध्यान रखिएगा, केवल पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको पकड़ के रखिए कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा, ये कूलाम्स लॉ से पता किया जा सकता है। अब क्योंकि जो फोर्स होता है ना, वो तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो केवल अभी मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, तो इट इज बेटर कि कूलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए। तो कूलाम्स लॉ को जो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो यहां पर देखिए वेक्टर एक R12 R21 लिख दिया। R12 का मतलब क्या है, फ्रॉम 1 to 2, एक से दो की तरफ, ये डायरेक्शन ऊपर बना हुआ है। R⁻21 का मतलब है यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन किधर होती है, 2 से 1, 2 से 1। तो ये इसका डायरेक्शन है। तो यहां पर F12 या F21 निकालोगे तो F21 का मतलब है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², R⁻12। ये देखिए हमेशा यूनिट वेक्टर दिशा, डायरेक्शन देने के काम आते हैं। तो ये 21 या 12, इसका उल्टा लिखा हुआ है, क्योंकि 21 का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ देखिए, है ना। और 12 का डायरेक्शन क्या है, वो भी इसी तरफ है, ये देखिए 12 का डायरेक्शन। इसलिए दोनों में प्लस प्लस दिख रहा है। अगर उल्टा लिख देते तो माइनस आ जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। इसी तरह F12 की बात कर ली गई है। दोनों ही फोर्सेस इन मैग्नीट्यूड, यानी इस पे लगने वाला फोर्स और इस पे लगने वाला फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो दोनों इक्वल है लेकिन वेक्टोरली अपोजिट भी हैं। तो ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं। देखिए मैंने लिख भी दिया है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होने वाला है। कई बुक्स में क्या करते हैं, जो वेक्टर फॉर्म है वो पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखते हैं। तो मैंने यहां पर दिखा दिया, इसको भी याद कर लें आप कि भाई एक Q1 चार्ज है जिसका पोजीशन वेक्टर R1 है, और Q2 चार्ज है जिसका पोजीशन वेक्टर देखिए R2 है। तो इस सेंस में बात करेंगे तो ये आप वेक्टर फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, F21 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब R2 माइनस R1। ये इसलिए कि कई किताबों में ऐसा होता है, तो आप ये ना सोचें कि जो यूनिट वेक्टर्स की बात की है सर ने याला नहीं बताया, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। कई बार ये तो लिखने को, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये लिखने को ही आपसे पूछ लेते हैं
तो आपको आना चाहिए, ये भी इसके पहले वाला भी। आगे बढ़ते हैं बेटा, परमिटिविटी की बात करते हैं कि भाई ये जो एप्सिलॉन नॉट आया था, परमिटिविटी क्या चीज होती है। तो परमिटिविटी ये एक प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करती, वो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो ये डिसाइड करती है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा, है ना। तो ये परमिटिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। और यहां पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी लिखी जाती है। अगर एप्सिलॉन नॉट लिखा है तो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, अगर एप्सिलॉन ही लिख देंगे तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम हो जाएगी। और एक और परमिटिविटी होती है, आगे देखेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे एप्सिलॉन आर कहते हैं। तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है ये परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू मैं पहले बता चुका हूं, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी का अभी मैं जिक्र कर रहा था, तो एप्सिलॉन आर के मतलब होता है, जिसे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये रेशियो होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, या एफ वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन द मीडियम। इनका रेशियो ले लेंगे तो ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर आ जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि सेम क्वांटिटी का ये रेशियो हुआ करता है ना। तो ये एफ मीडियम, यहां से ये सवाल बनते हैं कि एफ मीडियम निकालना हो तो एफ वैक्यूम अपॉन के कर देंगे। तो ये इस पे कभी कभी एक नंबर के सवाल आ जाते हैं। जानकारी के लिए, वैक्यूम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी 1 होती है, एयर के लिए करीब करीब 1 होती है और वाटर के लिए 80 होती है। तो इसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करते हैं तो होता क्या है कि जब एक मीडियम में एक से ज्यादा चार्जेस होते हैं, जैसे यहां पर मान लीजिए 4 चार्ज हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, और हम ये चाहते हैं कि Q3 पर लगने वाला फोर्स कितना है, नेट फोर्स वो निकाले। तो जितना फोर्स Q1 लगा रहा है, Q2 लगा रहा, Q3, इन तीनों फोर्सेस का हम वेक्टर सम निकालते हैं। क्योंकि फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर सम ही निकालना पड़ेगा। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट तो ये कि इस पे Q3 पर जो फोर्स लगेगा वो सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। दूसरा, किसी की प्रेजेंस, यानी कोई चार्ज प्रेजेंट है या एब्सेंट है, वो दूसरा जो फोर्स लगा रहा है चार्ज, उसके फोर्स लगाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी चार्ज की एब्सेंस या प्रेजेंस, ये अगर ये जो Q1 लगा रहा था फोर्स Q3 पर, वो उतना ही लगाएगा चाहे Q2 प्रेजेंट होता या ना होता। इसी तरीके से यहां बात की गई है Q1 Q2 Q3। तो अगर मैं Q3 पे लगने वाला फोर्स निकालना चाहूं तो Q1 Q2 जिस डायरेक्शन में, क्योंकि हमेशा डायरेक्शन क्या लेते हो, Q1 Q3 को मिलाने वाली लाइन ले लो, तो यहां F31 हो गया, ये Q2 वाला F32 हो गया, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, और ये इधर इस स्ट्रेट लाइन में लग रहा है। तो इन तीनों का वेक्टर सम ले लेंगे तो आपका आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। अब आगे की बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोला जाता है। इसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। यूनिट चार्ज पर जो फोर्स, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक सोर्स चार्ज है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, और यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया, जो जांचने के काम आता है। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, जो जांचने के काम आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। तो यहां पर ये मान लीजिए फोर्स F फील कर रहा था तो F अपॉन क्यू नॉट लिख दीजिएगा। अगर प्रिसाइसली आपको लिखना हो स्पष्ट तौर पे बिल्कुल, तो जो टेस्ट चार्ज होता है उसकी वैल्यू काफी कम होनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला बगल में लिखा है इनफाइनाइटली स्मॉल, क्योंकि अगर ये कम नहीं होगा तो सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब कर देगा, इसलिए क्यू नॉट को काफी कम कर देते। तो लिमिटिंग प्रोसेस यूज करते हैं, लिमिट क्यू नॉट टेंड टू 0 F अपॉन क्यू नॉट। बढ़िया। तो ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और डायरेक्शन जो फोर्स का होता है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। तो ये देखिए फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इसी पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स है उसी डायरेक्शन में आ जाता है। दूसरा, एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, तो ये सोर्स चार्ज है, इसकी वजह से इस पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। R है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, ये आप देख पाए। फॉर ए गिवन चार्ज E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है फॉर पॉइंट चार्जेस। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा। इसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दोनों बातें एक ही होती हैं, वो बोला जाता है। तो ये होता क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं बेटा,
माइकल फेराडे ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, और ये असल में नहीं होती है, बस विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये कैसी होती है? कर्व अलोंग विच ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज टेंड्स टू मूव इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज आप रख दें छोटा सा, तो वो जिस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है उसी पाथ को ट्रेस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड पर अगर आप पता करना चाहते हैं कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कि इस किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर आप किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींच दीजिए। जिस डायरेक्शन में टेंजेंट होगा वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंपॉर्टेंस है। इसकी प्रॉपर्टी देख लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कॉन्टिन्यूअस स्मूथ कर्व होती है, यानी ये ऐसे 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 नहीं बनाई जाएंगी, स्मूथली बनाई जाएंगी। ये ऐसी स्मूथ कर्व होती हैं, स्टार्ट करती हैं पॉजिटिव चार्ज से और एंड करती हैं निगेटिव चार्ज पर, यानी इनिशिएट होती हैं पॉजिटिव से और टर्मिनेट होती हैं निगेटिव चार्ज पे। दूसरी, ये क्लोज लूप नहीं बनाती। ऐसा नहीं कि एक चार्ज से निकलेंगी तो ये पॉजिटिव से निकल पर निगेटिव पर खत्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं कि घूम के वापस एक क्लोज लूप बनाई, ये नहीं होगा। तो क्लोज लूप फॉर्मेशन नहीं है, जबकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती हैं वो क्लोज लूप फॉर्मेशन करती हैं। टेंजेंट एट ए पॉइंट डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। नो इंटरसेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्शन इस तरीके से नहीं करेंगी। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू चार्ज कंडक्टर। जिस चार्ज कंडक्टर से ये निकल रही हैं हमेशा उसके परपेंडिकुलर होती हैं, और जब टर्मिनेट होती हैं तो भी परपेंडिकुलर होती है, तो हमेशा चार्ज कंडक्टर के परपेंडिकुलर होंगी। कॉन्ट्रैक्ट करती है लेंथ वाइज। मान लीजिए लेंथ वाइज एक प्लस चार्ज है और एक माइनस, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से माइनस बनाई, तो ये लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करती है, जो कि एक्सप्लेन करती है अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकोड़ना, तो ये दोनों सिकोड़ने की कोशिश करेंगे तो प्लस और माइनस पास आएंगे। और एक्सपैंड लेटरली, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज की हम बात करें तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप बनाते हैं तो लेटरली ये दूसरे से दूर भागने की कोशिश करती हैं। तो यहां पर क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? रिपल्शन, जब दूर भागने की कोशिश करेंगी। तो ये दोनों प्रॉपर्टी अट्रैक्शन और रिपल्शन को एक्सप्लेन करती हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो शून्य होता है। इसका मतलब क्या है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती है। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएंगे, देखिए 90 डिग्री पर इंटर कर रही है और निकल गई, अंदर कुछ नहीं हुआ। यही लिखा है, डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर से नहीं जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। इस पे सवाल अक्सर आता है और आपको इसकी जबरदस्त क्लैरिटी होनी जरूरी है। आगे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्जेस। डिफरेंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने शो कर रखी है। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड जा रही हैं। निगेटिव पॉइंट चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड आ रही हैं। और अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, डायपोल की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह बनेंगी? प्लस से माइनस की तरफ। वो ध्यान कर लीजिए, बनाने की प्रैक्टिस ये एग्जाम में पूछ भी लेते हैं आपसे। ऊपर से अगर दोनों इक्वल एंड सेम चार्जेस हैं, प्लस प्लस सेम, तो बीच में बनता है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख रहे हैं, इसको भी बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लेन कंडक्टर की वजह से बात की जाए तो एक प्लेन कंडक्टर ले लेंगे, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्मली निकल जाती हैं। देखिए इस तरफ यूनिफॉर्मली जा रही हैं, इस तरफ जा रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ ए प्लेन कंडक्टर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बन जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टर, चार्ज रिंग ले लेते हैं हम लोग यहां पर, और चार्ज रिंग पे अलोंग द एक्सेस, ये सेंटर से पास हो रही है एक्सेस, तो अलोंग द एक्सेस कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? इसकी सेंटर से दूरी है आर की, और इस रिंग पर चार्ज है कैपिटल क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर जो कि रेडियस है इसकी, प्लस आर स्क्वायर जो कि डिस्टेंस है, ब्रैकेट में 3/2। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, अक्सर इस पे सवाल बन जाते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्जिंग बता दिया आपको। अब ये क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अगर पॉजिटिव है तो एक्सेस पे अवे जाएगा, अवे फ्रॉम द रिंग, और निगेटिव है तो टूवर्ड्स द रिंग जाएगा। भाई इस समय पॉजिटिव है तो अवे, अगर ये निगेटिव होता तो टूवर्ड्स बनता, जो मैं बना नहीं रहा हूं। आप इसको ध्यान यहां पर रखें। इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते हैं, तो ये डायपोल क्या होता है? दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस। ये जो बीच की डिस्टेंस है, 12 लिखते हैं, ये छोटी होनी चाहिए, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, पी कैप, पी वेक्टर से दिखाते हैं। क्यू एक का चार्ज ले लीजिए और बीच का सेपरेशन,
तो चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, तो Q इंटू 2L इज द डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, माइनस से प्लस चार्ज, ये माइनस है तो डायपोल मोमेंट इधर आ जाएगा, ये देखिए माइनस से प्लस की तरफ। तो डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू से प्लस क्यू। और एग्जांपल्स डायपोल के SCl, S2O, C2H5, OH एक्सेट्रा वगैरह, ये नेचर में एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। डायपोल फील्ड की खास बातें क्या होती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल को हम बोलते हैं डायपोल फील्ड। जो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है वो डायपोल फील्ड। एग्जाम्पल, ये एक खास एग्जाम्पल है ऐसी चीज का कि जिसका नेट फील्ड, नेट चार्ज तो जीरो होता है क्योंकि जितना प्लस है उतना माइनस है, लेकिन इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो दिस इज इंटरेस्टिंग चीज कि नेट चार्ज इज जीरो बट क्रिएट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सवाल पूछ लेते हैं एग्जाम्पल। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायपोल का होता है 1/r³ के प्रोपोर्शनल होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के प्रोपोर्शनल हुआ करता था। यहां 1/r³ पे दोनों फर्क है, ये ड्यू टू पॉइंट चार्ज और ये ड्यू टू डायपोल। ठीक, अब देखिए एक्सेल पॉइंट पर, यानी एक्सेल पॉइंट का मतलब ये डायपोल है, इसकी एक्सेस पे इधर भी या इधर भी ले सकते हैं। कहीं पर अगर P पॉइंट है जो कि इसकी सेंटर से R डिस्टेंस दूर है बेटा, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, तो उसकी E एक्सियल की वैल्यू होती है 1/4πε0 2p/r³। P है डायपोल मोमेंट जैसा आप जानते हैं, और फॉर शॉर्ट डायपोल के लिए वैलिड है L इज क्वाइट स्मॉलर देन R। ये जो L है इसके बीच का 2L जो होता है, या L कह लीजिए, वो छोटा होना चाहिए R से। और ये वेक्टोरियली लिखा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ध्यान रखिएगा, एक्सियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायपोल मोमेंट की दिशा में होता है। ये डायपोल मोमेंट जिस दिशा में है उसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल पर, इसीलिए वेक्टोरियल में दोनों तरफ पॉजिटिव लिखा हुआ है शॉर्ट डायपोल के लिए। बढ़िया। अब हम इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करें तो ये डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से कोई एक्सेस जो खींची है वहां पर कोई पॉइंट अगर मिल रहा है तो उसे इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं। ये मान लीजिए यहां से R डिस्टेंस दूर है, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो EQ इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r³, शॉर्ट डायपोल के लिए। और वेक्टोरियली लिखेंगे तो यहां माइनस साइन आ जाता है। माइनस साइन का क्या मतलब है, डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन था उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन है, इस वजह से यहां पर ये माइनस साइन आया। बाकी मैग्नीट्यूड तो ऊपर से दिख ही रहा है। तो E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू -1/4πε0 P/r³ P कैप, शॉर्ट डायपोल के लिए। एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल का रेशियो कर दोगे तो 2 आ जाता है, यानी एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो दुगनी स्ट्रेंथ का होता है इक्वेटोरियल से। तो आप ले सकते हो E एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू E इक्वेटोरियल, है ना। ये बात भी ध्यान रखिए, जगह जगह काम आती जाएगी। अब बात करते हैं टॉर्क की, बात करते हैं तो टॉर्क यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना होता है, P sin थीटा। ये साइन थीटा क्या है, ये थीटा क्या है, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। ठीक, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिए तो टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। सिंपली टाउ मैक्स कितना हो जाएगा, जब साइन थीटा की वैल्यू +1 होगी तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू P। एक कदम और आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ध्यान रखिएगा कि एक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में तब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है जब डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन हो, यानी थीटा की वैल्यू 0 हो। जब थीटा की वैल्यू 0 होती है तो ये यहां पे मिलता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। दोनों P और E एक ही डायरेक्शन में मैंने बना रखा है, यानी पैरेलल है दोनों। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, जब थीटा की वैल्यू हो जाती है 180 डिग्री बेटा। तो थीटा अपोजिट, यानी P की जो डायरेक्शन है E उससे अपोजिट है। ये देखिए यहाँ पे फिगर बना रखी है मैंने कि P और E 200 अपोजिट है, यहां मिलेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब मिलना है ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। एरिया वेक्टर की बात करते हैं, अगर कोई ओपन सरफेस है जैसे मेरी हथेली, तो एरिया वेक्टर हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा और किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, यानी इस तरफ भी परपेंडिकुलर या इस तरफ परपेंडिकुलर, अगर ये ओपन है। लेकिन अगर कोई क्लोज सरफेस है तो एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा और आउटवर्ड डायरेक्शन में माना जाता है, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं मानेंगे ये, बाहर की तरफ। तो क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कितना होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर ए कैप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस बेटा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की जाती है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एरिया, थ्रू गिवन एरिया।
तो किसी भी एरिया से जो एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसे क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट एरिया नॉर्मली। स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका फॉर्मूला होता है फाई का ई डॉट एस या ई एस कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड है और एस है एरिया वेक्टर। तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, एरिया वेक्टर को ए कैप, यूनिट वेक्टर की बात करें, या एरिया वेक्टर को यूनिट एरिया वेक्टर को एस कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। उनके बीच थीटा एंगल है, तो ये ई एस कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और जहां पर दोनों के बीच में एंगल या एरिया बार बार बदल रहा हो वहां इंटीग्रेशन का यूज कर लेते हैं, तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन हो जाएगा, जहां ई यूनिफॉर्म नहीं होता। अब अगली बात करते हैं गॉस थ्योरम। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हमारे हाथ में है। तो गॉस थ्योरम क्या बताती है? फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ये फ्लक्स है, फाई का मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस से, वो कितना होता है? चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज्ड या क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द टोटल चार्ज इमर्जिंग फ्रॉम दैट एरिया, जिस एरिया को हमने माना है। ये हमेशा गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस के लिए ही वैलिड होती है, ध्यान रखिएगा। ओपन सरफेस के लिए वैलिड नहीं होती। क्यू इनसाइड क्या? नेट चार्ज इनसाइड दी क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस में हैव एनी शेप। क्लोज सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है। ये आपको दिखाई पड़ा, ये आपके दिमाग में आ गया होगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट गॉस थ्योरम में क्या होता है कि एक तो जो क्यू इनसाइड लेते हैं, इस पे फिगर बनाइए, देखिए एक यहां पर हमने क्लोज सरफेस ले लिया टेढ़ा मेढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, और बाहर Q4 Q5 है, Q1 Q2 Q3 प्लस माइनस के साथ अंदर है। इस P पॉइंट को पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे तो हम उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल चार्ज होते हैं केवल इनसाइड वाले होते हैं। यहां पे लिखा है क्यू इनसाइड Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। ठीक, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप निकालोगे, फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अंदर वाले। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी के लिए Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 सारे चार्ज रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और फ्लक्स के लिए केवल अंदर वाला चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर यहां पे मीडियम बदल दिया जाए, यहां पे एप्सिलॉन नॉट था, तो आप मीडियम का एप्सिलॉन यूज कर लेंगे या के एप्सिलॉन नॉट यूज कर लेंगे, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर से किसी आर डिस्टेंस दूर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, उसका फॉर्मूला है E इज इक्वल टू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। लैम्डा क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका क्या मतलब है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है उसे लैम्डा से बताते हैं। तो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। इसको याद करके रखिएगा, ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ होता है। और यहां पर आप देखिए एक ग्राफ बनाया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच में, तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R है। इसको पकड़ के रखिएगा, ग्राफ पूछ लेते हैं इसके केस में। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट। ये एक प्लेन शीट है, इससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो उसकी वैल्यू आती है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि E यहां पर देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ R है, यानी आप इस शीट से कितनी दूर हैं, 1 मीटर दूर हैं या 2 मीटर दूर है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका यूनिफॉर्म बन जाएगा और सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। अगर पॉजिटिव है सिग्मा, मतलब चार्जेस पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है, और अगर चार्जेस निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ हो जाएगा। इस समय देखिए पॉजिटिव है तो ये बाहर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कहीं पर निगेटिव चार्ज होता है इस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा अंदर की तरफ हो जाता है। इतनी बात और ध्यान रखिएगा। सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी एक यूनिट सरफेस एरिया पे कितना चार्ज आपको मिलने वाला है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स, ये बड़ा पूछा जाता है। 2 चार्ज प्लेट्स के 3 रीजन बन जाते हैं। ये देखिए रीजन 1, ये रीजन 2 और रीजन 3। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव प्लेट से अवे होता है, तो यहां पर ये प्लेट 1 से भी अवे हो गया, प्लेट 2 से भी अवे हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में जुड़ जाएंगी। अभी दिखाता हूं, यहां पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है डायरेक्शन में, तो ये घटेंगे क्योंकि इस प्लस वाले की वजह से अवे और इस Q2 की वजह से इधर अवे। और यहां पे बात करें तो दोनों अवे, इस प्लस से 1 से भी अवे, 2 से भी अवे। इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इस पे सिग्मा 2 है। तो देखिए रीजन 1 में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? E1 की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की हो जाएगी सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों एक ही डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे, तो ये सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। रीजन 2 की बात करेंगे तो घट जाएंगे, तो E1 सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट घटा दिया आपने, जो बड़ा होगा
अगर मैं कंसीडर करके चल रहे, देखिए सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, यहां अगेन जुड़ जाएंगे, ये जुड़ गए, ले देखिए, देख लिया आपने। अब अगली चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू अपोजिटली चार्ज प्लेन पैरेलल प्लेट्स। जो प्लेट्स हैं, ये कैपेसिटर में कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, दोनों प्लेट्स अपोजिटली चार्ज है, एक प्लस है तो एक माइनस है, और अगर दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, इस पे ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले में अलग अलग थी, तो यहां पर देखिए ये इस वाले रीजन 1 में प्लस वाला अवे हुआ और माइनस की वजह से टूवर्ड्स, इस माइनस प्लेट की तरफ टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इक्वल है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा दोनों पे चार्ज डेंसिटी सेम, इसलिए वैल्यू 0। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितनी हो गई, 0। यही काम यहां हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से अवे और माइनस की तरफ टूवर्ड्स, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ गए, तो रीजन 2 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है। तो ये पूछा बहुत जाता है, तो तैयारी करके रखिएगा। अगली बात, फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, एक पतला स्फेरिकल शेल ले लिया है, जैसे कि फुटबॉल हुआ करती है, चार्ज है, और उसके बाद हम यहां बात करेंगे आउटसाइड, ये स्मॉल आर की वैल्यू उस रेडियस से ज्यादा है, तो आउटसाइड ऑन द सरफेस और इनसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो आउटसाइड की बात करें स्फेरिकल शेल से, तो जहां स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी है, तो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं ऑन द सरफेस की बात करूंगा, तो ये स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दीजिएगा, तो ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको ई को सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, याद कर लेना, काफी मदद करेगा। तो सिग्मा क्यू अपॉन 4πε0 होता ही है सरफेस चार्ज डेंसिटी। और जब हम क्यू इनसाइड की बात करते हैं, अंदर, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है बेटा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो, ग्राफ भी देख लीजिए, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं, फिर ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी सरफेस पे, और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे ई इज प्रोपोर्शनल टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आउटसाइड, ये ऑन द सरफेस, और इधर वाला इनसाइड। इस तरीके से पूरा चैप्टर आपने रिवाइज कर लिया। क्लोज करने से पहले याद दिलाऊंगा कि 12th संपूर्ण न्यूमेरिकल पे फोकस करता है, जहां पर आपको कोर्स ये जो है न्यूमेरिकल्स की छुट्टी 10 इयर्स के 10 इयर्स के पीवाईक्यू वीडियो मिलते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज वीडियोस, एनसीईआरटी एग्जांपल वीडियो आपको मिल जाएंगे। 12th संपूर्ण न्यूमेरिकल्स के लिए है, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए जो कोर्स है वो कंपिटेंसी वाला है, एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी मिल जाती है, केस स्टडी 56 वीडियोस है, 24 नंबर की छुट्टी हो जाएगी 24। साथ में आप डेरिवेशन का कोर्स ले सकते हैं बेटा, 130 डेरिवेशन पूरे सिलेबस के इसके अंदर कवर है वीडियो फॉर्मेट में विद प्रिंटेबल नोट्स, यानी कि जब आपको रिवाइज करना होगा तो बार बार वीडियो आपको नहीं देखना पड़ेगा। ये तीनों, ये जो कोर्सेज हैं, ये तीनों अलग अलग अगर आप कवर कर लेते हैं तो पूरा फुल पेपर कवर हो जाएगा। तो इन तीनों कोर्स में जो भी आपके लिए सुटेबल है आप ले सकते हैं। और कई बार पेपर में क्योंकि तीनों चीज आती है, न्यूमेरिकल्स भी आएगा, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, डेरिवेशन भी आएंगे, तो कई बच्चे चाहते हैं सर तीनों आएंगे तो मैं तीनों तैयार करूं। तो तीनों अगर एक साथ लेना चाहते हैं तो अलग अलग लेने की जगह एक साथ आप ले लीजिए द्रोणा 2.0, क्योंकि द्रोणा 2.0 में ये तीनों कोर्स तो मिलेंगे ही, 12th संपूर्ण कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और डेरिवेशन। इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज वर्कशीट भी मिल जाती है, फुल वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाते हैं, और भी बहुत कुछ मिल जाता है जो मैं यहां नहीं बता रहा हूं, यानी इसमें सब कुछ है। इसके अंदर आप देखेंगे तो इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो जो बच्चे द्रोणा 2.0 लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको द्रोणा 2.0 दिखाई पड़ेगा, उसको ले लीजिए और पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।